Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. तो गाइज दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट आर्टिकल जिसमें क्या बोला जा रहा है, इंडिया टू कोमेमोरेट द चाबार डे ऑन मार्च 4 कि मार्च 4 को क्या होगा, हम चाबार जो डे है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये बेसिकली क्यों स्टेप लिया है, किस लिए स्टेप लिया है, ये सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन लिया किसके द्वारा गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर है, इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया क्या करेगी, कोमेमोरेट करेगी चाबार डे को ऑन द मार्च 4 2021, राइट। अब बेसिकली चल क्या रहा है ये कि जब मार्टाइन इंडिया समिट 2021 चल रहा था और उसी समय जो है क्या किया कि इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, कोमेमोरेट करेंगे चाबार डे को ऑन द मार्च 4, राइट। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन चाबार डे हम सेलिब्रेट क्यों करेंगे, इसके रीजंस क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा हम मैप की तरफ जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ अवर इंडिया और ये है पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान और ये है ईरान। अब इंडिया को यदि क्या करना है, यदि इंडिया को कोई आइटम सेंड करनी है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, तो उसके लिए रूट कौन सा है, एक तो है लैंड रूट है और दूसरा कौन सा है, सी रूट है। लेकिन लैंड रूट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लैंड रूट के द्वारा हम कुछ भेज नहीं सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पाकिस्तान है ये बीच में आता है। और यदि हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की, दे आर नॉट अप टू द मार्क, और जिसकी वजह से क्या करता है, जो पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता है कि हम ट्रेड कर सके अफगानिस्तान के साथ बाय यूजिंग देयर रूट। तो इसीलिए अब क्या हो गया, नाउ द नीड इज कि हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए। और अल्टरनेटिव इंडिया ने कैसे फाइंड आउट किया कि हम क्या करेंगे, वी विल यूज द सी रूट। अब ये जो सी रूट है ये जो है कैसे चलेगा कि ये है कांडला पोर्ट, यहाँ कांडला से आप जाओगे कहाँ पे, ये जो चाबार जो है ये है, दिस इज कॉल्ड द चाबार पोर्ट, जो कि आपको गल्फ ऑफ ओमान में देखने को मिलेगा। यहाँ से फॉर एन एग्जांपल कोई भी इंडिया को ट्रेड करना है, कोई भी आइटम है, यहाँ से भेजेंगे चाबार पोर्ट, और चाबार पोर्ट से आगे क्या है, रोड डेवलप किया गया है, और उसके बाद जो है ये सामान कहाँ पे पहुंच जाएगा, काबुल में जाके पहुंच जाएगा। तो इंडिया का बेसिकली इस तरीके से क्या करता है, ट्रेड करता है अफगानिस्तान के साथ में। और ये सारा का सारा ट्रेड पॉसिबल कैसे हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी हुई है जस्ट बिकॉज इंडिया और जो है ईरान ने क्या किया था कि 2016 में जॉइंटली जो है क्या किया था, डेवलप किया था चाबार पोर्ट को। अब बाय यूजिंग दैट पोर्ट कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, अफगानिस्तान को भी फायदा मिल रहा है, ईरान को भी फायदा मिल रहा है, और इंडिया की कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द यूरोप वो भी क्या हो चुकी है, काफी बढ़ चुकी है। यदि हम चाबार पोर्ट के बारे में बात करें तो एक सी पोर्ट है जो कि आपको चाबार में देखने को मिलेगा, और चाबार आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो साउथ ईस्ट ऑफ द ईरान में देखने को मिलेगा, नियर द गल्फ ऑफ ओमान। अब बेसिकली ये जो है इट इज़ द ओनली ओशियानिक पोर्ट, ये क्या है, इट इज़ द ओनली ओशियानिक पोर्ट इन द ईरान, और इसके अलावा कोई और पोर्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है, ये जो चाबार पोर्ट है, ये दो और जो है पोर्ट्स को इस जो है क्या करता है, कंसिस्ट करता है। एक का नाम है शहीद बिशस्ती और दूसरे का नाम है शहीद कलंतरी, राइट। इन दोनों पोर्ट्स को बेसिकली ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ये दोनों पोर्ट मिलके जो है क्या करते हैं, चाबार पोर्ट को बनाते हैं। अब जो है फर्स्ट टाइम जो है ये प्रपोज किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, इन द 1973 ईरान ने ये प्रपोज किया था, हम इस पोर्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और जब क्या हो रहा था, ईरान और इराक की वॉर हो रही थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1983, तो इस पोर्ट ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द लॉजिस्टिक्स, राइट। अब हम बात करते हैं इंडिया और ईरान की, बेसिकली इसके बारे में डील क्या हुई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले ही इंडिया को ये था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है आफ्टर द 1947 वो कभी भी सही नहीं रहे हैं, और हमेशा से इंडिया वर वांटिंग टू ट्रेड विद द अफगानिस्तान। और इसके लिए इंडिया ने पहली बार ये कोशिश की ईरान के साथ कि हम क्या करेंगे, हम जो है जो शहीद बेशस्ती पोर्ट है उसको हम डेवलप करेंगे। और ये सारी बातचीत कब हुई, 2003 के अंदर हुई। लेकिन ये जो है क्या हो गया था, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, जिसकी वजह से ये प्लान जो है कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन फिर जो है दोनों कंट्रीज 2016 में इसके बारे में सोचती है, और उसके बाद जो है क्या करते हैं, दोनों जो है जॉइंटली क्या करते हैं, जो आपका ग्वादर पोर्ट है उसको जो है डेवलप करते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कर रही है, इंडिया को एक एडवांटेज दे रही है कि इंडिया अपने ट्रेड रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड द यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है बढ़ा सकता है बाय यूजिंग द जो ये आपका पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, राइट। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
अब नेक्स्ट आर्टिकल बोल क्या रहा है कि उड़ीसा ने क्या किया है, उड़ीसा ने रिसेंटली अपना फर्स्ट सर्वे जो है किया है किस चीज़ के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अभी आप ये थोड़ी सी स्टोरी समझना। एक्चुअली होता क्या है कि जो आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये डील करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द SC ST एंड द OBC, राइट। और इसके लिए वो क्या करती हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट अपलिफ्ट करने के लिए क्या करती हैं, रिजर्वेशन देती हैं, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्वेशन देती है। अब ये जो है रिजर्वेशन के ऊपर ही क्या है कि सारी की सारी कहानी है। अब जो है 27% जो है क्या है, रिजर्वेशन किसको मिलता है, OBC को मिलता है। बट क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे OBC जो है वो पुअर होंगे या सारे के सारे जो रिच होंगे। अब कुछ जो है OBC क्या है, पुअर है, और कुछ OBC क्या है, रिच है। जो OBC पुअर है जो है उन्हीं को क्या मिलना चाहिए, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो रिच है उनको जो है क्या मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक कमेटी बनाई गई थी जो दिल्ली की चीफ जस्टिस थी जी रोहनी की, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जी रोहनी। इन्होंने बेसिकली क्या प्रपोज किया था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द OBCs। सब कैटेगराइजेशन ऑफ द OBCs इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो 27% क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है OBC को, उसमें से जो है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, आप सिर्फ उनको जो है पहले रिजर्वेशन दो, सबको जो है रिजर्वेशन मत दो। ये बेसिकली क्या था, एक तरीके से धीरे धीरे क्या करना है, रिजर्वेशन से आगे बढ़ने का अप्रोच जो है सजेस्ट किया था जो जी रोहनी थी। अब इसीलिए क्या किया, इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो है क्या किया है, उड़ीसा ने कंडक्ट किया अपना फर्स्ट सर्वे ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अब यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में अराउंड आपको जो है 209 कम्युनिटीज देखने को मिलेगी जो कि बिलोंग करती है एजुकेशनली एंड द सोशली बैकवर्डनेस से। अब मेरे भाई ऐसा है, ये चीज जो है अकाउंट करती है अराउंड 54% ऑफ द जो पॉपुलेशन है उड़ीसा की, वो क्या है, OBC है, राइट। अब उड़ीसा ने क्या किया है, उड़ीसा ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया बाय द सर्वे कि सोशली कौन है और एजुकेशनली बैकवर्ड कौन है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, सर्वे को कंडक्ट किया है। और ये सर्वे को कंडक्ट किसके द्वारा किया गया है, जो स्टेट कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है, इन्होंने इस जो सर्वे को कंडक्ट किया। अब ये जो स्टेट कमीशन ऑफ द फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है, रिसेंटली बेसिकली क्या हुआ है, जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया थ्रू द 102 जो 102 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था आपका। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको एजुकेशनल स्टेटस दिया जाता है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाता है। अब काम ये क्या करता है, एग्जामाइन करता है कंप्लेंट को, और जो वेलफेयर मेजर्स लेने होते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के क्लासेस के लिए, वो सारी चीज़ों को लेता है। और जो है बेसिकली पहले ये एक स्टैचुरी बॉडी होती थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करती थी, लेकिन आज की डेट में NCBC क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है थ्रू द 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब स्ट्रक्चर ऑफ द NCBC ये क्या है, बेसिकली ये कंसिस्ट करता है 5 मेंबर्स को, राइट, जिसमें चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर होंगे। और इनका जो है इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, अंडर बाय द वारंट अंडर हिज हेड एंड सील। मतलब कि क्या, एक लेटर होता है उसके ऊपर जो है इनका नाम होता है जिसको अपॉइंट करना होता है, और उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाय द वारंट अंडर द हैंड एंड सील। अब इसकी जो सर्विस कर और ये जो टेन्यूर है इन चेयरपर्सन का या फिर वाइस चेयरपर्सन का और अदर मेंबर का, ये डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यदि हम बात करते हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ में, तो आपका आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये किसके साथ में डील करता है कि हमें क्या करना है, हमें जो आइडेंटिफाई करना है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके लिए जो है प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि प्रेसिडेंट इसके लिए क्या कर सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, राइट। ऐसे ही क्या किया गया है, 2 कमिटीज को अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एक का नाम है काका कलेरकर कमेटी जो कि आपको याद रखनी है, और दूसरी जो है ये है BP मंडल कमेटी, राइट, BP मंडल कमेटी। ये 2 कमेटीज को फॉर्म किया गया था कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है कौन कौन सी। अब क्या होता है, जैसे ही आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसके द्वारा 2 नए आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है। एक का नाम है आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 338B, राइट, एंड 342A। और जो है कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं आर्टिकल 366 में भी, लेकिन 338B क्या बोलता
होता है, ये बेसिकली क्या करता है, अथॉरिटी देता है एनसीडीसी को कि एनसीडीसी क्या कर सकती है, एग्जामाइन करती है जो भी कंप्लेंट और वेलफेयर मेजर्स आएंगे रिगार्डिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आएगी उनको हैंडल कौन करेगा, उनको हैंडल करने की पावर और अथॉरिटी किसके हाथ में जाती है, एनसीबीसी के हाथ में जाती है। और यदि बात करते हैं आर्टिकल 342A की, ये इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जो है स्पेसिफाई कर सकता है कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगी। और जब प्रेसिडेंट ये काम करेगा तो उस समय प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा जो आपका कंसर्न स्टेट भी होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट को आदेश देगा कि पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बनाएगा। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो एंड